जय हिंद, नमस्कार। देखिए सभी विद्यार्थियों का यूनिक विद्यार्थी चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में जो हम देखेंगे वो है बायोलॉजी से जुड़े कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स जिसे हम समझेंगे। यहाँ पे देखिए लिख दिया है सेरीकल्चर, एपीकल्चर, पीसीकल्चर। बहुत आसान है, वन बाय वन सबको समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे सेरीकल्चर के बारे में, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम समझेंगे सेरीकल्चर के बारे में। देखिए सेरीकल्चर रेशम के उत्पादन को कहते हैं। रेशम कहे तो सिल्क की बात हो रही है, सिल्क के उत्पादन की बात हो रही है, ठीक है। देखिए जब कभी भी कोई भी उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन कमर्शियली होता है, कमर्शियली मतलब होता है व्यावसायिक स्तर पे, व्यावसायिक स्तर पे जब होता है तब हम उसे क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। कब? कमर्शियली जब उसका उत्पादन किया जाता है, बड़े बड़े इंडस्ट्री लगा के, बड़े बड़े फार्म्स में, मतलब बड़े बड़े जगह इसके बड़े स्केल पे करी, ह्यूज स्केल पे, ठीक है, बड़ा बड़ा सेटअप लगा के वहां पे जब रेशम प्रोडक्शन किया जाए तब हम कहते हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर मतलब रेशम का उत्पादन। देखिए रेशम का उत्पादन करने के लिए रेशम के कीट होते हैं, रेशम के कीट वही जो होते हैं वही रेशम का फॉर्मेशन करते हैं। रेशम जो होता है वो बना होता है प्रोटीन का। किसका? प्रोटीन का। और ये प्रोटीन आता कहाँ से है? देखिए यहाँ पे रेशम आता कहाँ से है, तो देखिए जो रेशम आता है वो होता है जो रेशम के कीड़े होते हैं वही प्रोटीन बनाते हैं, ये वाला प्रोटीन, ठीक है। ये प्रोटीन निकलता है, यही बाद में रेशम कहलाता है। और ये बनता कैसे है आप फिगर में देखिए बस वहां पे, कि जिस तरीके से वो कीड़ा जो होता है सहतूत के पेड़ पे होता है और वो सहतूत के पेड़ पे रह के वहां पे अपना भोजन लेके, फूड बन के, और वहां लार्वा के रूप में, लार्वा मतलब एक लार के रूप में जो बाहर मटेरियल निकालता है अपने स्लेवरी ग्लैंड से, ठीक है, अपने जैसे मुंह से, हमारे मुंह से जैसे लार निकलता है, उसी हिसाब से उन लोग के भी अंदर लार होता है। और उस लार को ही वही लार आगे जाके क्या बन जाता है? सिल्क बन जाता है, यानी कि रेशम बन जाता है, ठीक है। और ये रेशम क्या होता है? एक तरह से प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। तो और देखिए जो अगर आप रेशम के कीड़े की लाइफ स्टेज की बात करेंगे तो वो सबसे पहले लार्वा में रूम होता है। आप फिगर में देखिए वहां पे इस लार्वे की जब स्टेज में रहता है तब वो उसका जो स्लेवरी ग्लैंड होता है उसके अंदर बना ही होता है, मतलब इस स्टेज में वो स्लेवरी ग्लैंड उनका बनता है। जैसे हमारे अंदर भी स्लेवरी ग्लैंड होता है जिसके अंदर स्लेवरी एमिलेज नाम का एंजाइम होता है, ठीक है। तो उनके अंदर भी जब लार्वा स्टेज पे होता है, इस स्टेज में, लार्वा की स्टेज में, वो अभी स्लेवरी ग्लैंड उनका बनता ही है, यानी कि लार का ग्रंथ जो होता है वो बनता ही है, अभी वो बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है। सेकेंड, जब प्यूपा स्टेज में आता है, जब प्यूपा पे पहुंचता है तो इस स्टेज में वो धीरे धीरे क्या लार बनाने लगता है और रेशम थोड़ा थोड़ा करने लगता है, ठीक है। इसके बाद थर्ड जो स्टेज होती है वो होते हैं कोकून की। कोकून उनका लास्ट स्टेज होता है। लाइफ का अगर स्टेज की बात करेंगे तो सबसे बचपना वाला ये रहता है, फिर इसका यंगर वाला ये रहता है सेकंड, और थर्ड लास्ट में जो ओल्डर होता है। और इसी ओल्डर एज में, मतलब यही जो लास्ट कैटरपिलर का लास्ट स्टेज होता है, इसी में सबसे ज्यादा वो क्या प्रोड्यूस करता है? रेशम, ठीक है। तो ये हो गया उसके लास्ट 3 हो गए उसके लाइफ के फेसेस, ठीक है। आप फिगर में देख लीजिएगा यहाँ पे। चलिए देखिए यहाँ पे रेशम के कुछ प्रकार है। तो देखिए अब मालबरी एक है, वो सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है, याद रखिएगा, बस आपको याद रखना, नाम याद रखना है। ईरी 8%, टमाटर 4% और मूंगा 0.4। तो ये सब उतने ज्यादा प्रोडक्शन नहीं किया जाता। सबसे ज्यादा जो यही मालबरी है जो प्रोडक्शन किया जाता है, और ये हमारे भारत में सबसे ज्यादा यही पैदा किया जाता है। कर्नाटका जो है वो सबसे नंबर 1 पे है रेशम, मतलब उत्पादन में, प्रोडक्शन में कर्नाटका, ठीक है। तो कर्नाटका जो है वो नंबर 1 है पूरे भारत में सबसे ज्यादा रेशम प्रोड्यूस करने में। एक जूट होता है, आप जूट जाएंगे, जूट से हम पटसंग कहते हैं, पटसंग। देखिए जूट का क्या मतलब है? जो बोरी वगैरह हमारे यहाँ बनती है जिसमें आलू वगैरह आप देखे होंगे भरी रहती है, वो इसी के बने होते हैं, जूट, और जिसे हम हिंदी में पटसंग कहते हैं। जूट जो होता है वो सबसे ज्यादा पूरे भारत में पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में प्रोडक्शन है। इसमें सबसे ज्यादा खास बात जाने वाली ये है कि जब पूर्वी पाकिस्तान, यानी कि जिसे हम बांग्लादेश कह रहे थे, जब वह बना तो उसमें क्या हुआ, पूर्वी पाकिस्तान बनने से जो हम जूट की फैक्ट्रियां थी ज्यादातर वो वेस्ट बंगाल में थी,
और जो उगाया जा रहा था ज़मीन जो ज़्यादातर थी वह कहाँ पे चली गई, बांग्लादेश में चली गई। तो इससे क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा इसमें दिक्कतें हो गई थी। बाद में इसे ठीक किया गया, लेकिन अभी भी भारत जो होता है नंबर 1 है जूट के भी प्रोडक्शन में, और वेस्ट बंगाल इसमें सबसे ज़्यादा जूट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो दूसरी टर्म है वो है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर को हम हिंदी में कहते हैं मछली पालन। मछली पालन, जब हम बहुत ज़्यादा बड़े कमर्शियली मछली को उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो वही पीसी कल्चर कहलाती है। देखिए ज़्यादातर आप देखते होंगे तालाब वगैरह में मछली पालन किया जाता है। ठीक है, तो देखिए मछली पालन के लिए जो तालाब होता है वो लगभग 5 फीट का लिया जाता है, यानी कि जो उसकी हाइट, गहराई होती है, डेप्थ, जो उसकी डेप्थ होनी चाहिए वो 5 फीट लिया जाता है, और उसमें कम से कम 4 फीट पानी होना चाहिए, 4 फीट पानी, और उसके अंदर डाल दिया जाती है मछली। और इस एक तालाब के अंदर कई तरह की मछलियाँ डाली जाती हैं, जैसे कि एक सबसे गहराई में रहने वाली, एक बीच में रहने वाली, और एक सबसे ऊपर जो ऊपरी सतह पे पानी की ऊपरी तरफ रहने वाली। तो ऐसे करके 3-4 प्रकार की मछलियाँ तालाब में डाली जाती हैं। जहाँ मछली पालन होता है वहाँ बत्तख पालने का सबसे अच्छा बेनिफिट है वो जो खतरनाक कीड़े मकोड़े होते हैं जिससे मछलियों को नुकसान पहुंचता है, जो हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं, उसको बत्तख खा जाते हैं और इससे मछलियां सेफ रहती हैं। साथ में जब मछलियां बत्तख से डरती हैं तो जैसे बत्तख होता है इधर उधर घूमते रहते हैं तो मछलियां डर और के अंदर चली जाती हैं। और जानते हैं हम, जितना वो भागती हैं मछलियां, जितना भागेंगी यानी जितना उनका एनर्जी लॉस होगा उतना जल्दी उनका मसल मतलब बढ़ेगा, उनका बॉडी बढ़ेगा, उतना जल्दी वो विकसित होंगी। ठीक है, तो ये 3 फायदे हो गए बत्तख को भी इसी के। तो ये एक चेन रिएक्शन की तरह किया जाता है, बत्तख को भी इसी में किया जाता है ना, पाला जाता है। तो यहाँ पे एक बात जानने वाली बात ये है कि बायोफ्लॉक होता है। देखिए बायोफ्लॉक जो बहुत ज़्यादा कमर्शियली अगर देखा जाए तो बायोफ्लॉक करके ऐसे 4 मीटर के रेडियस में टब की तरह पानी भर के उसमें ऐसे मछली पालन किया जाता है। विदेशों में काफ़ी यूज हो रहा है बहुत पहले से बायोफ्लॉक का, और इंडिया में भी हो रहा है, बट ये तालाब जैसा नहीं होता है, ये टब जैसा होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए तीसरा जो टर्म है वो है एपीकल्चर। एपीकल्चर को हम कहते हैं मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी जब हम पाल के शहद उससे उत्पादन लेते हैं, शहद लेते हैं, तब हम उसे एपीकल्चर कहते हैं। देखिए शहद जो होता है वो मेनली सुक्रोज और फ्रुक्टोज, ये 2 कंपाउंड होते हैं, इनसे मिल के बना हुआ होता है। ठीक है, जो ये सुक्रोज होता है, ये गन्ना चीनी जो हम खा रहे हैं ये इसमें सुक्रोज होता है, जैसे चुकंदर हो गया, गन्ना हो गया, हम चीनी हो गया, इसमें सुक्रोज होता है। बट जो शहद होता है वो सुक्रोज प्लस फ्रुक्टोज होता है, फ्रुक्टोज, तो ये फ्रुक्टोज भी होता है। ठीक है, देखिए एक सैकरीन करके आता है, सैकरीन जो होता है वो एक ऐसा सबस्टेंस है, आर्टिफिशियल होता है, वो फ्रुक्टोज से लगभग 1000 गुना ज़्यादा मीठा होता है। 1000 इंटू किससे, फ्रुक्टोज से क्या होता है, मीठा होता है। ठीक है, फ्रुक्टोज से 1000 गुना मीठा होता है। और जो सुक्रोज होता है, अगर सुक्रोज की बात करेंगे फ्रुक्टोज की तुलना में, यानी कि जो हम चीनी, शक्कर, गन्ना ये सब कहते हैं, इसके अंदर सुक्रोज होता है। अगर सुक्रोज और फ्रुक्टोज की कंपेयर करेंगे तो सुक्रोज की तुलना में फ्रुक्टोज 1.7 टाइम्स ज़्यादा मीठा होता है, 1.7। यानी कि अगर आप एक चम्मच चीनी लेंगे और वही 1 चम्मच अगर फ्रुक्टोज लेंगे तो दोनों में मीठा 2 गुना रहेगा, मतलब एक फ्रुक्टोज 2 गुना ज़्यादा मीठा रहेगा उतने ही अमाउंट में। लगभग 30 किलोमीटर के लगभग हो जाएगा, 30 के ऊपर हो जाएगा प्रति घंटे की रफ्तार होती है मधुमक्खियों की। ठीक है, चलिए हम देखते हैं मधुमक्खियों का काम और कैसे वहाँ पे शहद उत्पादन किया जाता है, शहद कैसे लिया जाता है। देखिए जो मधुमक्खियाँ जो काम करने वाली है उसे हम कहते हैं कि श्रम विभाजन कहे तो कौन कौन से कैटेगरी की उसमें मधुमक्खी होती हैं, वो क्या क्या काम करती हैं। तो अगर हम बात करें तो एक पूरे में जो मधुमक्खियाँ की 3 कैटेगरी होती है। एक होती है रानी मधुमक्खी, एक होता है नर मधुमक्खी, और एक होता है श्रमिक। देखिए श्रमिक जो होता है नपुंसक होता है, समझिए अब क्या होता है। रानी जो होती है वो पूरे छत्ते में अगर देखेंगे तो एक ही होगी, एक रानी होगी, और नर जो होते हैं वो लगभग 15, 20, 25 जो हो सकते हैं। ठीक है, श्रमिक की संख्या बहुत अधिक होती है, रानी एक, नर कुछ होते हैं, और श्रमिक की संख्या अनगिनत होती है, बहुत सारे, लगभग बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो जो काम करते हैं, जो शहद बनाने का काम करते हैं वो ये करते हैं,
ठीक है, जो शहद बनाने का काम करते हैं, शहद उत्पाद करते हैं, छत्ता निर्माण करते हैं, छत्ता निर्माण, ठीक है, ये सारी चीजें कौन करता है? श्रमिक मधुमक्खी करते हैं। ठीक है, जो नर मधुमक्खी होते हैं वो रानी मधुमक्खी के साथ रहते हैं और उनका प्रोटेक्शन करते हैं। ठीक है, रानी मधुमक्खी के साथ, ऐसे लिख देते हैं, रानी मधुमक्खी के साथ, ठीक है। और जो रानी मधुमक्खी होती है वो तो एक ही होती है, वह पूरा निगरानी करती है अपनी छत्ते की। ठीक है, आप देखिए कभी भी जब भी आप कभी भी मधुमक्खी के छत्ते को अगर ईंट पत्थर या कैसे, हालांकि करिएगा मत, मान लीजिए कोई ऐसा मार भी देते, तो अगर मान लीजिए वह ईंट किसी या वो चोट किसी श्रमिक मधुमक्खी को लगा, तो देखिए 2-4 ऐसे आपको दौड़ा के काटेंगे, तो वह 2-4 ही। अगर किसी नर मधुमक्खी को लग गया वो पत्थर, तो कम से कम 15-20 तो आ ही जाएंगे आराम से, 15-20-30 श्रमिक वाले सब मधुमक्खियाँ के काटेंगे बहुत जबरदस्त। लेकिन गलती से भी अगर आपने रानी मधुमक्खी को टच कर दिया, यानी कि उसको लग गया और वो मर गई, पूरे के पूरे जो छत्ते के सारे मधुमक्खी है, जो श्रमिक है, जो नर मधुमक्खी है, वो सारे आपके ऊपर टूट जाएंगे और तब तो आपकी खैर नहीं। ठीक है, क्योंकि जैसे रानी मधुमक्खी के साथ नर मधुमक्खी रहते हैं, तो और नर मधुमक्खी के साथ श्रमिक रहते हैं, तो समझिए ये पूरा चेन, समझ रहे हैं कि ये इसके कंट्रोल के अंदर, ये इसके कंट्रोल के अंदर, तो ये सारे इनको बचाने के लिए सब आपके ऊपर दौड़ जाएंगे। ठीक है, तो कभी भी रानी मधुमक्खी को अगर आप मारे तो फिर तो खत्म। देखिए दूसरी चीज समझने वाली बात ये है कि आखिर एक छत्ते के अंदर एक ही रानी मधुमक्खी क्यों होती है, और कैसे फिर हम इससे बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे उत्पादन शहद का कैसे ले पाते हैं। देखिए जो रानी मधुमक्खी है ना, वो हमेशा से ये चाहती है कि मैं केवल एक ही रहूँ, सिंगल, मैं जो मतलब कंट्रोल जो हो, जो पावर कंट्रोलिंग हो पूरे छत्ते का, वो केवल मेरे पास हो, बाकी सब काम करने वाले हो। ऐसा रानी मधुमक्खी देखिए कैसे करती है, चलिए हम समझते हैं। देखिए कि जब नया जब छत्ता बनता हुआ रहता है, तो रानी मधुमक्खी क्या करती है, नए अंडे बनाती है, मतलब नए छत्ते को बनाती है, और उस छत्ते के अंदर अंडे भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, उस समय रानी मधुमक्खी क्या करती है, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड नाम के एक एसिड को रिलीज करती है, क्या छोड़ती है पूरे छत्ते के ऊपर। ठीक है, वो पूरे छत्ते के ऊपर, जैसे आप छत्ता देखते होंगे ऐसा रहता है, छत्ता ऐसे लगा रहता है, तो देखिए पूरे छत्ते के ऊपर रानी मधुमक्खी क्या करती है, सबसे पहले अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड नाम के इस एसिड को पूरा छोड़ती है। ठीक है, इसके ऊपर। अब ये एसिड छोड़ने का इसका मकसद क्या है, क्या इसका मोटिव है? इसका मोटिव केवल इतना है कि ये एसिड क्या करता है, जितने भी फीमेल जो होंगी, जो उसके अंडे के अंदर जो फीमेल जो मधुमक्खी होंगी, इसके अंदर जो अंडे में है अभी, उसको नपुंसक कर देते हैं, ताकि वह आगे जाके रानी न बन पाए। ठीक है, ताकि वह आगे जाके बच्चा जन्म न दे सके। तो इसके वजह से ये क्या करते हैं, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, और जहाँ जिस अंडे पे ये एसिड लग जाता है, फिर वो जो होते हैं फीमेल के, वो ये सिर्फ फीमेल पे असर करता है, मेल अंडों पे ये असर नहीं करेगा। मेल तो मेल ही बन गए, लेकिन जो फीमेल होंगी उस पे अगर ये एसिड लग जाता है, तो वो क्या होती है, वो फिर कभी भी वो नपुंसक हो जाती है, फिर वो श्रमिक बन जाती हैं। उनका काम केवल शहद बनाना रह जाएगा, ना कि वो रानी कभी बन पाएंगी, यानी कि कोई बच्चा वो जन्म नहीं दे सकती। ठीक है, तो इसके लिए रानी मधुमक्खी ये करती हैं। अब देखिए जो हम कमर्शियली जो उत्पादन करते हैं, उसमें हम इस चीज को दूर करने के लिए, मतलब अगर एक ही रानी मधुमक्खी होगी तो एक ही छत्ता होगा ना, उसी के अंदर सारे श्रमिक काम करेंगे और एक रानी मधुमक्खी होगी। लेकिन अगर हमको बहुत सारे छत्ते चाहिए, यानी कि प्रोडक्शन हमें शहद का बहुत ज़्यादा लेना है और बहुत ज़्यादा छत्ता चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब रानी मधुमक्खी अंडा बहुत बनाती है, तो उसमें जो फीमेल जो होती हैं, फीमेल जो अंडे होते हैं, उसको हम क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, मतलब एक उसको समझ लीजिए एक तरह से उसको निकाल लेते हैं, यानी प्रोटेक्ट कर लेते हैं, बचा लेते हैं इस एसिड से, इस एसिड के उन ऊपर लगने से बच जाती हैं वो लोग। ठीक है, जब हम कमर्शियली प्रोडक्शन करते हैं तो उससे क्या होता है, जब ये एसिड उनके ऊपर नहीं लगता है तो वो नपुंसक नहीं होती, वो रानी मधुमक्खी ही तौर पे बन के आती हैं। और फिर जब वो रानी मधुमक्खी बन जाती हैं
तो वो अलग अलग अपना छत्ता बनाती हैं। तो इससे क्या होता है, फिर जब वो बाहर निकलती हैं अंडे में से, तो वो अलग अलग अपना निर्माण करती हैं नए नए छत्ते को। और नए नए छत्ते में जो फिर नए नए अंडे बनते हैं, उसमें नए नए श्रमिक, नए नए तरह के नर। तो ऐसे क्या होता है, बहुत सारे छत्ते हमको मिल जाते हैं। बहुत सारे छत्ते का मतलब बहुत ज़्यादा शहद का उत्पाद। तो ये हो गया अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड नाम के एसिड से, जिसे हम इसे रानी मधुमक्खी जो छोड़ती है उससे बचाने के लिए, ताकि शहद का उत्पाद बढ़ाया जा सके। देखिए, उम्मीद है आपको इस वीडियो से सेरीकल्चर, एपीकल्चर, पीसी कल्चर के बारे में थोड़ा सा नॉलेज मिला होगा। अगर कोई भी नॉलेज के टॉपिक्स देना हो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल के रखिएगा, हम उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे। वीडियो को नॉलेज जरा सा भी अच्छा लगा जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देखते हैं यूनिक विद्यार्थी। जय हिंद।